हेलो फ्रेंड्स, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल के लेक्चर में हम सभी ने जो अध्ययन किया था वो वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का अध्ययन किया था, वाइगोत्स्की की थ्योरी को अध्ययन किया था। आज दूसरा बिल्कुल उसी के जैसे उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का सिद्धांत है। जीन पियाजे के सिद्धांत का अध्ययन किया जाएगा और जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ये तीन आधार स्तंभ माने जाते हैं पेडागोजी के। जब आप कोई सीटेट, यूपी टेट ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो इन तीन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आप ये समझें कि ये तीनों ही टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे आप यूपी टेट की बात करें या सीटेट की। बेसिकली सीटेट में तो बहुत ही अनिवार्य है कि आपको जीन पियाजे की थ्योरी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी इनके सिद्धांत का नाम देखेंगे। बाल विकास के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है और जीन पियाजे के परिचय से भी प्रश्न बन सकता है, बनने की उम्मीद होती है कि कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे। तो आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड, कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे और ये मनोवैज्ञानिक बनने से पूर्व एक जंतु वैज्ञानिक, मतलब ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने ही 4 बच्चों पर अध्ययन किया और क्रमशः 30 वर्ष तक अध्ययन करते थे। अपने ही बच्चों के इन्होंने अध्ययन किया, यानी अपने बच्चों पर प्रयोग किया और 30 वर्ष तक लगातार प्रयोग किया, जिसी के आधार पर आप या सभी मनोवैज्ञानिक इनको क्या बोलते हैं? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। यानी इन्होंने अपने सिद्धांत में विकास के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखते हुए बच्चा जैसे जैसे बढ़ता होता गया और उस पर अध्ययन करते चले गए। तो इनका परिचय आप सभी ध्यान रखेंगे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे, पहले ये जंतु वैज्ञानिक थे और विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक थे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक इनको स्वीकार किया जाता है। इनके सिद्धांत का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप इसे संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं या निर्मितिकवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जीन पियाजे अपने इस सिद्धांत में बालक के विकास को बहुत महत्व दिया। ऐसा माना गया कि 20वीं सदी बालक की सदी है। अच्छा, इससे पूर्व बालकों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था, बच्चे को सिर्फ बच्चा माना जाता था। पर बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। कोई भी व्यक्ति के अंदर जितने भी प्रश्न उठते हैं, जितनी भी विचारधारा होती है, उससे कम बच्चे में नहीं होती है, यानी बच्चा भी नन्हा वैज्ञानिक है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 सोपान या 4 चरण स्वीकार किए हैं, यानी 4 सोपान इन्होंने अपने उसमें माना है। अपने सिद्धांत को 4 सोपानों में बांटा है। पहला है संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, अच्छा, संवेदी गामक का मतलब यह है कि जिसमें इसके सेंसेस, जो बालक की इंद्रियां होती हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से कोई बच्चा अपने विचार को प्रस्तुत करता है, तो उसी को आप संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। और संवेदी गामक अवस्था को जो इन्होंने समय बताया वो जन्म से 2 वर्ष बताया। जन्म से 2 वर्ष तक इसकी आयु होती है। इस पहली अवस्था का समय होता है जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष में बालक में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उन्होंने इसके अंतर्गत संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत रखा। दूसरी जो सेकेंड स्टेज है, दूसरी जो अवस्था है, आप इसको 4 सोपान कहिए या चरण कहिए, चरण भी कह सकते हैं और अवस्था भी कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। ये 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। पहला है संवेदी गामक अवस्था और दूसरा है संवेदी गामक के बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था जो होती है ये 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। यानी 2 वर्ष का जब बालक होता है, 2 वर्ष के बाद
यहाँ से लेके और 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसको इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बांटा। पूर्व संक्रिया अवस्था, तो पूर्व संक्रिया अवस्था के बाद अगला जो चरण है उसको इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था, अच्छा, ये प्रत्येक अवस्था में अलग अलग चीजें इन्होंने बताई, अलग अलग विकास की बात की है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के समय को बोलते हैं, यानी 11 वर्ष तक यह अवस्था होती है। और 11 वर्ष के पश्चात जो कि अंतिम अवस्था भी इन्होंने बताई, वो क्या बताई? औपचारिक 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 अवस्था। अच्छा, इसमें जो बालक होता है वो पूरी तरह से बाल्यावस्था उसकी जाती हुई नजर आती है, यानी 11 वर्ष से प्रारंभ होती है औपचारिक संक्रिया अवस्था और ये 15 वर्ष तक। अच्छा, ये आप चाहे जितना आप आगे का काम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई। बालक के विकास के 4 सोपान, चरण अथवा अवस्था इन्होंने बताया है। संवेदी गामक अवस्था, जिसका जो समय होगा वो जन्म से 2 वर्ष होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होगी, इस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय 2 से 7 वर्ष होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो टाइम होगी वो 7 से 11 वर्ष होगी। और औपचारिक संक्रिया अवस्था या औपचारिक अवस्था को इन्होंने 11 से 15 वर्ष तक के बीच में बांटा। इस प्रकार अब हम एक एक भाग का, एक एक अवस्था का विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसमें इन्होंने जो चीजें भी बताई हैं उसका ध्यान पूर्वक हम लोग अध्ययन करेंगे। अच्छा, प्रश्न चूंकि बहुत पूछता है, इसके प्रत्येक चरण से प्रश्न पूछे गए हैं आज तक की परीक्षाओं में, तो आप प्रत्येक चरण को अच्छे से अध्ययन करिए। और ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बहुत ही अनिवार्य टॉपिक है बाल विकास के अंतर्गत। तो इसमें पहला है संवेदी गामक अवस्था। इसका जो विकास का पहला चरण है या पहली अवस्था है वो क्या है? संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, इसमें जो बालक होता है वो इस अवस्था में मुख्य रूप से अपनी इंद्रियों के द्वारा सारी चीजों को, सारे विकास को प्रस्तुत करता है अपनी इंद्रियों के द्वारा। इसमें मुख्य मुख्य बातों को आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ए बी पॉइंट करके हम लिखे दे रहे हैं, आप इनको देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, कई बार पढ़िएगा। सारे वर्ड से प्रश्न आए हैं, इसलिए आराम से पढ़िए और समझिए। वस्तु स्थायित्व, इसका जो पहला बात है, इन्होंने संवेदी गामक अवस्था में पहला विकास इन्होंने जो बताया वो बताया वस्तु स्थायित्व की बात की। स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व की जो इन्होंने बात की वो ये बताया कि वस्तु जो होता है, इस अवस्था में बालक का जो विकास होगा वो वस्तु स्थायित्व की ओर होगा, यानी चीजें जो दिख रही हैं, जो उन्होंने देख लिया है, वो हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा बालक के माइंड में, उसी को वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। वस्तु स्थायित्व को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भले ही वस्तु आंखों से ओझल हो, फिर भी उसका अस्तित्व बालक के माइंड में बना रहता है, जिसे आप वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और वस्तु स्थायित्व से कई बार प्रश्न पूछा गया है। और इसका जो दूसरा पार्ट इन्होंने बताया, दूसरा जो विकास बताया, वो इसी संवेदी गामक अवस्था में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, बालक का जो व्यवहार होगा वो कैसा होगा? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब क्या हुआ? मूल प्रवृत्ति पर केंद्रित होगा। अच्छा, मूल प्रवृत्ति क्या होती है? यानी जो बालक होता है उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियां, यानी कुछ जन्मजात गुण विशेषताएं किसी बालक में अगर पाई जाती हैं तो उसे हम मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। और बालक का संवेदी गामक अवस्था में जो विकास होगा वो पूरे क्रियाकलाप अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही करेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया, परावर्ती क्रिया मतलब ये हुआ कि बालक, परावर्ती क्रिया, इसमें जो बालक होगा वो अपने आनंद के लिए,
अपने ही कार्यों को दोहराता रहेगा, यानी आनंद की प्राप्ति के लिए बालक अपने कार्य जो एक बार कर लिया है उसको दोहराता रहेगा। जैसे अगर बात किया जाए कि बच्चा अगर दूध पीना सीखता है तो अपने उंगलियों के द्वारा अपने उंगलियां मुंह में डालकर उसी क्रिया को दोहरा दोहरा कर आनंद की अनुभूति करेगा, तो इसी को बोलेंगे परावर्ती क्रिया। अगला है अनुकरण, यानी अगली इसी अवस्था की जो विशेषता है वो इस अवस्था में बालक में अनुकरण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, यानी अनुकरण की क्षमता हो जाती है। इसमें बालक में देखा जाता है कि अपने से वयस्कों का अनुकरण करता है बालक, यानी अनुकरण करेगा। अनुकरण क्रिया के द्वारा बालक संवेदी गामक अवस्था में अपनी विकास को प्रस्तुत करेगा। बालक अनुकरण करते हुए, जैसे आप बड़े बुजुर्ग या मम्मी पापा कोई कार्य कर रहे हैं तो उसी कार्य को ना कर पाते हुए भी उनका अनुकरण करेगा और कार्य करना चालू रखेगा। तो इतनी विशेषताएं आप इस अवस्था में आप ध्यान रखेंगे। संवेदी गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व जो होगा वो क्या होगा कि वस्तु भले ही आंखों से अलग हो पर उसकी जो प्रतिबिंब होती है वो बालक में बनी ही रहती है, जिसे आप वस्तु स्थायित्व कहते हैं। और दूसरा है मूल प्रवृत्त्यात्मक, जो व्यवहार होगा वो बालक का व्यवहार होगा मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होगा। बालक जो व्यवहार करेगा वो मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार करेगा। और क्रिया जो करेगा वो परावर्ती क्रिया करेगा। परावर्ती क्रिया का मतलब ये हुआ कि बालक कोई भी कार्य को अपने आनंद के लिए उसको दोहराता रहेगा, जो कार्य हो चुका है। अनुकरण करेगा, अनुकरण में तो आप समझते ही हैं अनुकरण करना कि जब कोई बड़े कोई कार्य कर रहे होते हैं तो छोटा सा बच्चा है तो उन्हीं के कार्यों का अनुकरण करेगा। जैसे मान लीजिए अगर सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वो भी हंस सकता है। हंस हंस के जब आप उससे बात करते हैं तो अनुकरण करता है आपका और हंस सकता है। अगला है, अगली विशेषता इसी अवस्था की है, स्मृति आधारित अधिगम होगा। यानी अधिगम कैसा होगा? स्मृति आधारित होगा। स्मृति आधारित अधिगम, स्मृति आधारित अधिगम होगा बालक में। जो अधिगम करेगा, अधिगम मतलब सीखना होता है, लर्निंग होता है। लर्निंग जो करेगा वो कैसा करेगा? स्मृति आधारित अधिगम करेगा। और इंद्रिय आधारित, इंद्रियां आधारित अधिगम, यानी अगली विशेषता और भी है, वो है इंद्रियां आधारित अधिगम। इंद्रियां आधारित अधिगम, यानी जो अधिगम करेगा अधिगम, इंद्रिय आधारित अधिगम करेगा बालक। अगली जो ये तो आपकी संवेदी गामक अवस्था के इतने 6 पॉइंट अगर आप याद रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। वस्तु स्थायित्व होगा। वस्तु स्थायित्व में जो बालक होगा वो भले ही वस्तु उसके सामने रखी ना हो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते क्या करता है, उसका वस्तु या खिलौना गिर जाता है। इत्तेफाक से होता क्या है कि वो खिलौना बेड के नीचे चला गया। बच्चा चूंकि उतना सबल नहीं है, नहीं उड़ सकता है, 2 वर्ष के बालक में कोई क्षमता है नहीं। आप देखते हैं कि 2 वर्ष का बालक तो बहुत छोटा होता है, तो ये चूंकि जन्म से 2 वर्ष तक का ही इसका समय होता है, तो जन्म से 2 वर्ष के समय में जो बच्चा होगा वो उसका सामान अगर कोई चीज खो जाएगा तो वो उसके लिए रोएगा, चिल्लाएगा, यानी उसका प्रतिबिंब उसके माइंड में बना ही रहेगा 2 वर्ष तक के बालक में। तो वस्तु स्थायित्व से कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप सभी वस्तु स्थायित्व को ध्यान में रखेंगे। व्यवहार कैसा होगा? मूल प्रवृत्ति आधारित व्यवहार होगा। मूल प्रवृत्ति क्या होता है? जैसे आप जो आपको जन्म से मिले, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, तो भूख, प्यास, निद्रा, चूंकि ये सारी चीजें जन्म से बालक में विद्यमान होती हैं, तो उसी के आधार पर उसका व्यवहार होगा। परावर्ती क्रिया होगा, अनुकरण होगा, स्मृति आधारित अधिगम होगा और इंद्रिय आधारित अधिगम होगा। अगला है प्राक संक्रिया या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, अगली जो अवस्था होगी, ये पहला था संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था में ये 5-6 बातें आपको ध्यान में रखना है। दूसरी अवस्था की बात की जाएगी। दूसरी अवस्था में जो बालक होगा उसका दूसरी जीन पियाजे के अनुसार जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कैसी होती है? इस अवस्था में जो बालक होगा उसके कुछ गुण को इसमें बताया गया है। दूसरी अवस्था में इसमें अविलोम्यता पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अविलोम्यता। अविलोम्यता, अविलोम्यता का गुण पाया जाता है। अविलोम्यता क्या होती है? अविलोम्यता जो होती है उसमें एक बार शुरुआती बिंदु से आगे निकल जाने पर बालक पुनः उस बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है। यानी बालक में ऐसे गुण नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर बच्चे को आप जोड़ सिखा रहे हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा रहे हैं, तो उसमें अविलोम्यता हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आप बोलते हैं 2 + 3 बराबर कितना होता है? 5 होगा। अब वो मान लीजिए आपने 5 दे दिया, अब ये 3 को ढक लिया, कहे 3 कहाँ गया, तो वो वापस नहीं आ पाएगा कि 2 तो है ही है, उसके बगल अगर 3 जोड़ दिया जाएगा तो पुनः 5 हो जाएगा। यानी बालक में अविलोम्यता का गुण पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो अविलोम्यता का गुण होगा। अगला होगा संरक्षण का अभाव पाया जाता है। यानी बालक ने जो चीजें उसको बता दी गई वो उसको संरक्षित नहीं कर पाएगा, सुरक्षित नहीं कर पाएगा, यानी संरक्षण का अभाव होगा। संरक्षण का मतलब ये हुआ कि आप एक बार कोई चीज अगर बता देते हैं तो वो हमेशा के लिए नहीं होता है। संरक्षण हमेशा के लिए उसको सुरक्षित नहीं रख पाता है। जैसे मान लीजिए कोई खिलौना ही खेल रहा है, अब खिलौना खेल रहा है, अगर उसका खिलौना गिर गया तो आप कोई दूसरी खिलौना प्रस्तुत कर देंगे तो वो उसमें रुचि लेने लगेगा, अर्थात पहले वाले खिलौने का भूल जाएगा। और वो भूलेगा इसलिए क्योंकि उसमें संरक्षण का अभाव पाया जाता है। तो संरक्षण का अभाव पाया जाता है। तीसरी जो चीज होती है, तीसरा ये होता है कि केंद्रीकरण, यानी इसमें किसी भी वस्तु के केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। केंद्रीकरण आपको ध्यान में रखना है। अगला है चौथा जीववाद, यानी प्रत्येक चीज में जीव नजर आएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई बालक है और वो खिलौने से खेल रहा है, कार से ही खेल रहा है, तो कार नामक उसका मान लीजिए खिलौना है, तो ऐसा बोलेगा कि हट जाइए, अपने मम्मी पापा या बाबा दादा को बोलेगा कि हट जाइए, मेरी कार आ रही है, नहीं तो दब जाएंगे। तो ऐसा, और ये होगा कि जीववाद, यानी हर वस्तु में जीव का अध्ययन करेगा बालक, ये समझेगा कि इसमें जीव पाया जाता है, प्राण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर उसकी कोई लड़की है, उसकी गुड़िया ही गिर जाए तो वो बोलेगा कि इसको चोट लग गया होगा। अर्थात जीववाद में वो ऐसा आभास करेगा कि प्रत्येक खिलौनों में जीव पाया जाता है। तो हो गया जीववाद। आज के लिए हम लोग यहीं तक सिर्फ अध्ययन करेंगे, दूसरी अवस्था तक का ही अध्ययन करेंगे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जीन पियाजे की थ्योरी को समझाया जाएगा। बहरहाल आपको ध्यान में रखना है कि जीन पियाजे जो इन्होंने अपने कुल संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था, इसका समय होगा जन्म से 2 वर्ष। दूसरी जो अवस्था होगी वो होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होगा 2 वर्ष से 7 वर्ष। और अगली जो अवस्था होगी तीसरी अवस्था, उस तीसरी अवस्था का नाम होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी अवस्था होगी औपचारिक संक्रिया अवस्था। इन 4 अवस्थाओं का आप सभी अध्ययन करिएगा आराम से। फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।